नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आप सबका स्वागत है इस मंच पर। दोस्तों, अभी थोड़े समय पहले जब विधानसभा चल रही थी तो उन्होंने इस विधानसभा में एक बिल पास किया, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। मतलब ये है इसका कि ये थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि धर्म परिवर्तन के विरुद्ध जो है एक बिल पास किया है। अब इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही है, काफ़ी विवाद भी है और सरकार इसको अपनी वाहवाही कर रही है कि हमने एक ऐसा बिल पास कर दिया जो अब धर्मांतरण रोक देगा। लेकिन ये बहुत सारे लोग जो इसके आलोचक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये विधि सम्मत नहीं है और संविधान की अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब वास्तव में बहुत ही गड़बड़ है। जैसे इसमें मतलब धोखे से और धर्म, अब इसकी क्या परिभाषा होगी कि आपने जो है शादी का झांसा दे करके और धर्म परिवर्तन करवा दिया या आपने धोखा दे करके धर्म परिवर्तन करा दिया। इनकी ये तो अब व्यक्ति मतलब जो जांच एजेंसी है या जांच करता है या पुलिस है उन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें चलेगी, वो जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। और उसके बाद सजाएं बहुत बड़ी बड़ी है, 5 लाख तो जुर्माना है, 10 साल की सज़ा है। फिर बहुत सारे केसेस में मतलब जो अगर संस्थाएं करवाती है तो उसमें 15 लाख शायद 10 लाख सज़ा है, 10 साल और 20 साल सज़ा है और 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए जुर्माना है। और सामूहिक धर्मांतरण का और जिससे भी कड़ा है 25 लाख जुर्माना है उसमें और आजीवन कारावास है, मतलब जब तक जियोगे तब तक कारावास हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे जो है इसमें प्रोविज़न किए हुए हैं और ये प्रोविज़न सब हमारे संविधान के विरुद्ध है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब एक संविधान को मानते हैं और संविधान ने हमको एक सुरक्षा दे रखी है और कह रखा है कि भाई आप मर्जी हो जो चूज करो धर्म, और जब चाहो बदल भी सकते हो। जब आपको लगे कि भाई ये धर्म ठीक नहीं है तो आप बदल सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बिल के बजाय अगर ये कहते हैं कि भाई 18 साल के नीचे तक के बच्चों का कोई धर्म नहीं होगा और जब बालिग हो जाएगा तो वो धर्म अपना सेलेक्ट करे, तब उसकी मतलब उसकी समझ भी होगी कि मैं कौन सा धर्म सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी तो बच्चा पैदा होता है तब से धर्म में, जिस धर्म में पैदा हुआ वो धर्म मानना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद में अपने चौधरी साहब और चंडालिया साहब को मैंने बुलाया आज इसी के ऊपर बात करने के लिए और हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। मैं ये कहना चाहता था कि ये धर्म परिवर्तन और इन इश्यूज़ की बजाय अगर वो दहेज हत्या पर कोई बिल पास करते तो ज़्यादा मुफीद होता, ज़्यादा बेटर होता, ज़्यादा लोगों के काम में होता। ये तो सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए और राजनीति करने के लिए ये बिल पास किए हैं। तो विधानसभा को मतलब जो है राजनीति का अखाड़ा बनाने के बजाय और पार्टीगत अखाड़ा बनाने के बजाय प्रदेश के हित में काम करें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने शंकरलाल जी चौधरी और प्रोफेसर चंडालिया को बुलाया है आज इसी पर बात करने के लिए। और शंकरलाल जी चौधरी प्रदेश के सचिव हैं CPI ML के और कई बार हमारे मंच पर आ चुके हैं, आप सब जानते हैं उनको। और प्रोफेसर चंडालिया भी कई बार आ चुके हैं, जो प्रोफेसर थे अपने जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में, साहित्य और अंग्रेजी पढ़ाते थे, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधा चौधरी साहब से पूछूंगा कि चौधरी साहब ये जो बिल है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए हिम्मत जी, ये जो बिल लाया गया है, ये इसका पर्पज जो डिफाइन किया गया है वो तो ये है कि प्रदेश में शांति और सौहार्द जो स्थापित करने के लिए बना है। लेकिन अगर हम खोद के जरा देखें कि क्या अभी इस कारण से प्रदेश में कोई शांति और सौहार्द बिगड़ने की कोई संभावना है, या राजस्थान में ऐसा कभी हुआ है? तो जो जो डिक्लेयर्ड पर्पज है, जो उसमें ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है लॉ में, जो इनका एक्ट बना है, जो बिल पारित किया है उन्होंने, जिसमें अभी उसकी सेंथ तो शायद मिली नहीं है, तो उससे ही बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, नया कानून लाने का कोई इमीडिएट पर्पस तो दिखाई देता नहीं है। पर मैं शुरू से मानता हूँ, और हम सब लोग जानते हैं इस बात को, कोई गोपनीय चीज खोलने वाली बात नहीं है, बीजेपी की राजनीति जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक विभाजन पे टिकी। और ये एक तरीके से इस तरह के मुद्दों को उठाकर, ऐसे मुद्दों पे कानून बनाकर अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। ये बिल ये कोई अचानक नहीं आ गया। ये पहले भी जिन जिन राज्यों में बीजेपी रही या उनके समर्थक राज्य रहे हैं, जहाँ सत्ताएं ऐसी रही हैं, उड़ीसा सहित 11 राज्यों में बना चुके हैं। और इसके पहले राजस्थान में भी वसुंधरा राजे, जिसको आज जैसा सघन हिंदुत्व वाला व्यक्तित्व नहीं माना जाता, वो 2006 और 2008 में कोशिश की, पारित करवा चुकी है। और वो जब पारित करवा दिया तो उसके बाद में उसको राष्ट्रपति की जो सहमति मिलनी होती है वो नहीं मिली, तो वो कानून नहीं बन पाया। तो ये कोई नई बात नहीं। अब इनके पास जो इनके मूल 3 एजेंडा था, इनकी राष्ट्रीय राजनीति के जो 3 एजेंडे थे, वो जम्मू कश्मीर धारा 370 था, वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना था, और एक 3 तलाक लिए घूमते थे। तो 3 मुद्दे एक तरीके से समाप्त हो गए। अब उनको और वो सांप्रदायिक बारूद राजनीति के लिए जो मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। अब इनको अब उसको आगे चलाने के लिए नई बारूद की पेटियां चाहिए। तो एक तरीके से ये नई बारूद की पेटी है। इसके जरिए किस तरह से सांप्रदायिकता को गरमाए रखें, वो कई फर्जी तरीके से छोटा मोटा ऐसा मुद्दा नहीं भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कन्वर्टेड लोग हैं, वो प्रार्थना सभा के लिए किसी के घर, अपने किसी सदस्य के घर इकट्ठे हुए, और बाहर से भी उसमें कोई आदमी आया हुआ है, तो ये हल्ला गुल्ला उठाते हैं कि ये रिलीजियस कन्वर्जन के लिए आए इकट्ठे हुए हैं, और वो पूरा एक बजरंग दल सहित पता नहीं कौन कौन सी ताकतें वहाँ ले आते हैं, और फिर वहाँ उसको पूरा मुद्दा बना के और जनता के बीच में हवा खड़ा करते हैं। तो इस तरह के मामलों में हमने कभी देखा नहीं कि दूसरी तरफ से कभी पीस डिस्टर्बेंस हुआ हो। लेकिन ये इनके जो समर्थक समूह जो हैं, सामाजिक आधार जो इनका बना हुआ है, वो जरूर इस तरह का करते हैं। तो जो उसका ऑब्जेक्टिव है वही बिल्कुल पीस डिस्टर्ब करने वाला है। जी, ये बिल पास हुआ तो कांग्रेस ने इसका बाइकआउट किया, और बाइकआउट करने के साथ ही उन्होंने भी यही बात कही कि ये प्रदेश में फिर से अशांति पैदा करने के लिए कर रहे हैं। इनके पास कोई विकास का एजेंडा अभी है नहीं, और जो पुरानी कांग्रेस की जो योजनाएं थी उन्हीं का नाम बदल के ये नई योजनाओं के रूप में पेश कर रहे हैं। तो अब है नहीं कुछ उनके पास, इसलिए इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको वो बड़े एक एजेंडे के रूप में सामने ला रहे हैं, और फिर उसको सोशल मीडिया के जरिए ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है प्रदेश में किसी तरह का धार्मिक कन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन असली बात जो है वो ये है कि प्रदेश में, इस प्रदेश में मैं जब से मेरी राजनीतिक चेतना और जब मैं ठीक से जानता हूँ, एक भी मामला मुझे व्यक्तिगत तौर पे कहीं इस तरह से फोर्सिबल कन्वर्शन का मामला सामने नहीं आया। अब इस तरह का मामला ही नहीं है, तो फिर इस तरह का एक कानून लाना जो कि पूरी व्यापक पॉपुलेशन को प्रभावित करेगा और पूरे प्रदेश की ट्रैंक्विलिटी को, शांति को भंग करने का पोटेंशियल रखता है, वो लाने की जरूरत ही कहाँ थी। और इसको जो आयाम दिया गया, जो गंभीरता जिस तरह की दिखाई गई है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है, जिसका कि मतलब पुलिस स्वतः संज्ञान ले सकती है। उसको सेशंस के ट्रायल का जितना गंभीर मुद्दा, जहाँ एक तरीके से हत्या वगैरह के मुकदमे चलते हैं, गंभीर मुकदमे चलते हैं, उन मुकदमों की, इस अपराध को उस मुकदमों की श्रेणी में लाया गया है। और फिर इसकी जो प्रोसीजर है
वो इस तरह की लिस्ट बना दी गई है कि वो कोई छोटी सी भी बात होगी तो पूरी सहमति से होगा, सारी चीज़ें होगी, आर्टिकल 25 के दायरे में होगा, उसको भी एक तरीके से असंभव बना दिया जाएगा। तो ये इनका मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है, इनका कोई कन्वर्जन नॉन कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं। जैसे ये गाय की बातें कर रहे हैं और गाय का बीफ का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान से हो रहा है, तो वैसे ही उनके लिए ये सारा राजनीति का मसला है। इससे ज़्यादा मेरी दृष्टि में और कोई इसमें बात नहीं। चंडालिया सर, आप इस पर क्या सोचते हैं? Your right to freedom of exercising religious practices है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और भारत के जो नागरिक हैं उनको किसी भी धर्म को पालन करने की छूट है। इसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो एथिस्ट है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, और उनकी भी उतनी ही नागरिक स्वतंत्रता है, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और व्यक्ति को है। तो जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो पॉलिटिकल एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का रहा है, धारा 370, राम मंदिर, और इसके बाद जो तुष्टीकरण के खिलाफ उनका एक सो कॉल्ड तुष्टीकरण, जिसको ये कहते हैं कि कांग्रेस माइनॉरिटीज़ का तुष्टीकरण करती रही, तो ये उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की बात है। इसका एक और एंगल है जिसको मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया में इस समय समझा जाना चाहिए कि जो आदिवासी समुदाय है पूरी दुनिया में, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, तो बिफोर द अराइवल ऑफ क्राइस्ट 2000 साल पहले जब क्रिश्चियनिटी आई या ईसा मसीह आए, हम जो AD और BC मानते हैं, उसके पहले सारी जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ थी उनका अपना एक रिलीजन था जिसको पश्चिम में पैगनिज्म कहते हैं। पैगनिज्म का मतलब नेचर वर्शिपर्स, और उन लोगों की कोई आस्था ईसाइयत में या इस्लाम में या किसी अन्य धर्म में नहीं थी। उनका अपना एक आदिवासी संस्कृति थी, आदिवासी धर्म था, और वो मुख्यतया प्रकृति की जो विभिन्न शक्तियाँ हैं और उनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्ट्रल जो वर्शिप फॉर्म्स थी, उनको मानते थे। भारत में भी जो आदिवासी समुदाय है वो लगभग इसी तरह से अपनी पूजा पद्धति और अपने विश्वास को कायम रखे हुए था। अब जो बड़ा सवाल है जिसका एक राजनीतिक अर्थ ये है कि जिनको आदिवासी कहा जा रहा है उनके अंदर दो समूह बन गए। एक समूह ऐसा है जो अपनी आदिवासी पहचान को कायम रखना चाहता है, उनकी अपनी एक राजनीतिक समझ भी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग हैं जो आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, और अगर उनके पक्ष के लोगों के साथ कोई सहमति नहीं देता है तो उनको वो धर्म विरोधी मानते हैं। तो ये एक विवाद इस तरह से भी है। जो भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं वे लोग आदिवासियों की अपनी स्वतंत्र पहचान के पक्ष में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को भी सनातन का हिस्सा और हिंदू समुदाय का सवाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी पृष्ठभूमि है, ये जो कानून है वो इस तरीके से भी समझा जाना चाहिए कि आदिवासियों को हिंदू बनाना भी क्या कोई धर्म परिवर्तन है, आदिवासियों को ईसाई बनाना भी धर्म परिवर्तन है, और आदिवासियों को हिंदू बनाना भी धर्म परिवर्तन है, क्या ऐसा है? तो ये एक बड़ा सवाल है, पेचीदा सवाल है जिस पर कि बहस होनी चाहिए। लेकिन जैसा सेठ साहब ने भी कहा और चौधरी साहब ने भी कहा कि इस समय देश के सामने दूसरे सवाल हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक अनावश्यक विवाद को जन्म दे करके लोगों को मूल उद्देश्यों से भटकाने का जो काम है वो इस माध्यम से मुझे लगता है कि हो रहा है। रोज़गार का सवाल है, गरीबी का सवाल है, कृषि को बचाने का सवाल है, कृषि भूमि पर कॉरपोरेट के कब्जे का सवाल है।
जो आदिवासी समुदाय है उसके पलायन का सवाल है। ये सारे सवाल मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा के व्यावसायीकरण और निजीकरण का सवाल है, चिकित्सा के व्यावसायीकरण और निजीकरण का सवाल है, जिससे हर व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो रहा है और जो हमारा पूरा का पूरा स्टेट का कैरेक्टर बदल रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्या हम वेलफेयर स्टेट बच गए हैं अब, या फिर हम एक लेसर फेयर स्टेट बन गए जिसमें कि सरकार का काम कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वाणिज्यिक गतिविधियों में कॉर्पोरेट को थोड़ी छूट दे देना और उनके हितों को पूरा करने के लिए नीतियों का निर्माण करना। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं दुनिया के पैमाने पर। हमारे फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं। हम सारी दुनिया में आइसोलेट हो गए एक तरह से, और जिस तरीके के ट्रेड टैरिफ्स लगे हैं उसमें तो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने बहुत कठिन परिस्थितियाँ पैदा हुई। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं जो कि अंततः हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम। सर, वास्तव में आपने कहा कि सरकार के पास कोई काम नहीं रहा है। उनका काम है कि टैक्स वसूलो और मलाई चाटो, इसके अलावा काम ही क्या उनके पास। वो तो राज करना है, राजा बन के। कोई हमारे प्रतिनिधि थोड़ी है। जो प्रतिनिधि होते तो जनता की चिंता करते, जब वो प्रतिनिधि नहीं है और राज करना है राजा की तरह, तो वो तो वैसे ही करेंगे। खैर, मैं एक और इशू इसमें जोड़ना चाहता हूँ सर। अभी रायला और नाम्बिया के पास में मतलब भीलवाड़ा के अंदर एक लिंचिंग हुई है। मोमडन था एक, जो शेरू नाम था उसका, शेरू। और वो जो है था तो बेसिकली एमपी मंदसौर का, लेकिन वो इस पशु मेले में आया था और पशु मेले में से कुछ मवेशी खरीद करके और ले जा रहा था। तो एक गोरक्षक दल अपने आप को कहते थे वो, उन्होंने 4-5 जने थे, उनको उस गाड़ी को रोका, उसको बाहर निकाला, बहुत पीटा और पीटने के बाद उसको वहीं छोड़ करके गंभीर घायल अवस्था में छोड़कर चले गए। उसकी फिर शायद अस्पताल किसी ने पहुंचाया और उसकी डेथ हो गई। ये 16 तारीख की घटना है। 17 तारीख को FIR भी हुई, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। शायद वो गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन केवल गिरफ्तारी से क्या होता है। तो ये जो घटनाएं चल रही है लिंचिंग की खास तौर से, ये हमें बहुत चिंतित करती है। इसके ऊपर भी आप अपनी बात कहें तो ठीक है। देखिए, गाय की राजनीति जो है, गाय पर राजनीति वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का बहुत पुराना हिस्सा रहा है और हमको कहने की ज़रूरत नहीं। इसमें एक बड़ा एक तरीके से दूसरी कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक है और जो गाय का धंधा कर रहे हैं, उनको एक तरीके से आतंकित करना और हिंदुत्व के फोल्ड में ले आना, जो हिंदू कम्युनिटीज़ में उसमें से काम करते थे, उनको एक तरीके से डराना धमकाने का एक मकसद है। और उससे रुपया पैसा कमाना भी एक हमने देखा है। मोदी जी खुद ही कह चुके हैं कि ये जो तथाकथित गोरक्षक है, उनके जो शब्द थे वो यही थे। उनमें वो बड़े पैमाने पे इस तरह का धंधा कर रहे हैं कि वो खुद ही इस धंधे में पैसा लेके और यहाँ से वहाँ जो गोवंश है उसके व्यापार को प्रमोट करते हैं। और वो उनमें से ज़्यादातर मूवमेंट जो है वो उधर ही जाता है जहाँ से गाय या बीफ का एक्सपोर्ट होता है या जहाँ से बीफ खाया जाता है। तो ये तो हमारे कहने की बात नहीं, मोदी जी खुद ही कह चुके हैं। तो ये इनका एक पुराना मुद्दा रहा है। इसलिए हमारे देश में बंजारा एक बड़ी कम्युनिटी है जिनका मतलब वर्ण व्यवस्था में जो पेशा था, ऐतिहासिक रूप से जो पेशा था, वो पेशा ही ये था कि वो गोवंश को यहाँ से वहाँ, वो कैटल ट्रेडर्स थे। और वो जो उस जमाने के बड़े व्यापारी होते थे, उनके समकक्ष उनको माना जाता था, क्योंकि पशुधन उस वक्त बड़ा ट्रेडिंग का, व्यापार का एक बड़ा होता था। वो एक अच्छी समाज में उनकी अच्छी हैसियत थी, अच्छा पैसा, वो बड़े व्यापारी की श्रेणी में आते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि वो पूरी कम्युनिटी वो उस सारे धंधे से एक तरीके से वंचित हो गई है।
और वो कोई मतलब वो तो खुद है हिंदू, इसलिए कोई वो गायों को कटाने के लिए नहीं ले जाते थे, लेकिन उसका वो व्यापार करते थे। और कृषि में ये जो पशुपालन है किसी के साथ में, इसके कारण कृषि की एक वायबिलिटी थी। लेकिन अब मैं देखता हूँ इस पूरे इलाके में हम जाते रहते हैं तो बंजारा समुदाय जो है वो एक तरीके से बहुत गरीबी में धंस गया है। और वो यहाँ वहाँ हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे इस पे उसमें भंगार का काम करता हुआ, प्लास्टिक का काम करता हुआ ज़्यादा मिलता है। तो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी वो उन्होंने एक तरीके से समाप्त कर दी है। इस पे इनको विचार नहीं करते कि भाई ये तो इसमें तो कोई मुसलमान था ही नहीं शामिल। ये जो कैटल ट्रेडिंग का काम करते थे, गोवंश ट्रेडिंग जो मुख्य था, वो तो हिंदू समाज का ही एक बंजारा कम्युनिटी थी जो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी। तो वो एक तरीके से हिंदू समाज पे चोट भी पहुंचा रहे हैं। अब जो मैं इसके अलावा ये बात है, मैं कुछ दो बिंदु मेरे दिमाग में ऐसे थे जो मूल विषय है जो आज वाला हम जो उस पर बात कर रहे थे उस पर मेरे दिमाग में आ रहा था, उस पर मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ। एक तो हमारे यहाँ पहले से स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है और इसमें जो कन्वर्जन वाला जो आधार है उनमें मैरिज को भी इसमें शामिल किया है, और वो सेंट्रल एक्ट है और स्टेट एक्ट है। तो क्या वो उसके जो पर्पजेज है क्या ये उससे उस एक्ट के विरोधाभास में नहीं होगा? मुझे लगता है निश्चित रूप से वहाँ जो फ्रीडम है और जो इंटर रिलीजन मैरिज के जरिए जो सोशल इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है, भारतीयता का एक जो मिला जुला स्वरूप, जो बड़ा स्वरूप बनने की जो बात थी, उसमें कहीं न कहीं ये कानून बाधा बनेगा और उस कानून का भी उल्लंघन इसका देखना चाहिए कि उसका उल्लंघन तो कहीं नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें उसका उल्लंघन कहीं कहीं है। दूसरी बात जो मैं इसके संबंध में और एक कहना चाह रहा था वो ये कि ये मतलब अभी हमारे यहाँ रिलीजन का जिस तरीके से कोई मान लीजिए कोई चर्च बन गया या कोई अपना धर्म के लिए अपने हिसाब से काम कर रहा है और वहाँ कोई अपरेंट कन्वर्जन किसी तरह का नहीं है, स्वतः लोग प्रभावित होते हैं। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन रहा है। आपने चंदेलिया साहब से भी मैं बात कर रहा था, तो ये हमारे यहाँ उदयपुर में जो शेफर्ड चर्च है वो महाराणाओं ने उनकी बिल्डिंग बना के दी हुई है। तो उस जमाने में जबकि पूरा से एक तरीके से अगर कहा जाए तो हिंदू राज ही था, जिस हिंदू राजा के तहत जहाँ जो एक बनी हुई थी, तो वो स्वयं इस तरह की चीज को नहीं रोकते थे, जो रिलीजियस फ्रीडम थी उसको नहीं उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाते थे। तो आज प्रजातांत्रिक भारत में ये बात कहाँ से आ गई? तो पुनः यही बात आती है कि इनकी राजनीति के इस्तेमाल के लिए, सांप्रदायिक राजनीति के इस्तेमाल के लिए ही इसका उपयोग किया गया, उसको लाया गया है, और कोई इसका पर्पज नहीं है। बाकी सारी बातें जो है वो केवल दिखावटी है। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी जो चौधरी साहब ने बताया कि डॉक्टर जेम्स शेफर्ड भारत आए थे लगभग 1870 के आसपास, और उन्होंने यहाँ आकर के अभी जो स्वरूप सागर के किनारे मिशन कंपाउंड बना हुआ है तो वहाँ अपना निवास बनाया था, और पेशे से डॉक्टर से। तो अभी धानमंडी में जो CMHO का बिल्डिंग है, ऑफिस है, वो उस समय मिशन हॉस्पिटल के रूप में उदयपुर के महाराणा साहब उस समय जो थे उन्होंने ये बिल्डिंग बना करके दी। और डॉक्टर जेम्स शेफर्ड को 1901 में और 1914 में 2 बार मेवाड़ स्टेट से केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तो जो सोशल सर्विस की गई उस दौर में, खासतौर से वो जो छप्पनियों का काल कहा जाता था उस दौरान इस पूरे आदिवासी अंचल में और मेवाड़ के आसपास के इलाकों में, तो जेम्स शेफर्ड डॉक्टर थे और उनके साथी जो लोग थे उनका काफ़ी योगदान उस समय रहा। तो उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको यहाँ की स्टेट ने उस समय, और जो चर्च बना हुआ है चेतक सर्कल पर वो शेफर्ड मेमोरियल चर्च जेम्स शेफर्ड के नाम से बना हुआ है। तो उसकी ज़मीन भी दी और उसके उद्घाटन के समय खुद महाराणा साहब उपस्थित थे। तो जो एक अब आज़ादी के बाद का जो सेक्युलर स्टेट है, तो उस समय वो सेक्युलर स्टेट भी नहीं था, लेकिन उस दौर में जो एक लिबरलिज्म था, जो धार्मिक उदारता थी, मुझे लगता है कि उसको भी याद करना और उसको समझना मुझे लगता है ज़रूरी है।
उसको आप समझेंगे, उस इतिहास को समझेंगे, तो शायद हम भविष्य को लेकर के कोई सही रास्ता खोज पाएंगे। सर, आप ये अपने यहाँ की गिरजाघर की बात कर रहे हैं। केरल में जब इस्लाम आया पहली बार, तो मतलब 6वीं शताब्दी में वहाँ के राजा ने मस्जिद बनवा दी थी। वो देख रहे थे कि कुछ सौदागर आते थे वहाँ से, अरब से, जो मसाले के सौदागर होते थे, वो वहाँ पर खुले में नमाज पढ़ते थे। तो वहाँ के राजा ने देखा, यार तुम ये नमाज ये ऐसे कैसे पढ़ते हो, तो साहब वो नहीं है मस्जिद हमारे यहाँ। तो उन्होंने मस्जिद बनवा के दी खुद राजा, और राजा हिंदू था वो, कोई तब तो इस्लाम था ही नहीं, कोई और धर्म ही नहीं था, ना इस्लाम था ना क्रिश्चियनिटी थी, ना कुछ नहीं था उस समय तो यहाँ पे। लेकिन और ये मोहम्मद साहब के समय की बात है। मोहम्मद साहब जब चल रहे थे उन्हीं दिनों, मतलब उनके थोड़े ही दिन बाद ही यहाँ पर इस्लाम आ गया था। तो हमारे यहाँ तो समन्वय की संस्कृति रही है, और इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें, लेकिन अब वो समन्वय की संस्कृति को ख़त्म करके और एक हिंदू संस्कृति के नाम से, और उसको भारतीय संस्कृति का परिवेश दे करके और उसको उलझाया जा रहा है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं शमशुल इस्लाम प्रोफेसर को सुन रहा था, प्रोफेसर रतनलाल और उन दोनों की बातचीत सुन रहा था। उस बातचीत में वो शमशुल इस्लाम कहते हैं कि 19वीं सदी में ये जो अपने विवेकानंद जी थे, उनके भाषण में उन्होंने कहा कि जो गाय का मांस नहीं खाता वो हिंदू हो ही नहीं सकता, और जो मतलब वो ब्राह्मण नहीं हो सकता जो गाय का मांस नहीं खाता। तो उस समय की जो परंपराएं थी, मतलब, और हमारे जो इतिहास अगर देखें, मतलब हमारी संस्कृति की जो ये बातें करते हैं, तो कृष्ण के ज़माने में कितनी गायों का जो है वध होता था। 3000 गायें उनके शादी के टाइम पे काटी गई, और उनका गाय का जो है वो परोसा गया। वो ये कहते हैं कि हमारे सबसे प्यारी चीज़ जो होती है उसको हम त्याग करते हैं, और उसका हम वो देते हैं, मतलब हमारे जो अतिथि आते हैं उनको खिलाते हैं। तो ये परंपराएं तो बहुत पुरानी है, लेकिन हम क्या करें अब, ये न तो इन्होंने विवेकानंद का नाम तो लेते हैं बहुत, लेकिन पढ़ा नहीं है उसको, न अम्बेडकर को पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका हल क्या है सर? सबसे बड़ी बात ये है कि ये समझने कोई तैयार नहीं है इस बात। मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता को ये समझना चाहिए कि सरकारें जो हम बनाते हैं वो धर्म के लिए नहीं बनाते हैं। वो हमारी जो यहाँ की जो नागरिक हैं, जो पॉपुलेशन है, उसका जीवन कैसे सहज हो या शांति कैसे स्थापित रहे, यहाँ जो धंधे हैं, काम धंधे, खेती, पशुपालन, व्यापार, उद्योग, ये सब किस तरह से चले और किस तरह से हम एक सेल्फ रिलायंट राज्य, यहाँ एक समाज बने। असली मुद्दा तो ये है। लेकिन उस मुद्दे में जो आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उससे टकराहट है, और इसलिए उस टकराहट में वो जाना नहीं चाहते। उसके साथ में एक दलाल की पोजीशन यहाँ हम लिए हुए हैं। तो वो जो सीमाएं हमारे लिए बन गई हैं उसका अतिक्रमण तो हम करना नहीं चाहते। और जनता चूंकि भावुक है, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की जनता, सभी धर्मों की जनता, वो एक तरीके से धर्मभीरू है। उसको और ज़्यादा धर्मभीरू बना के और वो अपने लिए सत्ता पे बने रहना आसान कर रहे हैं, और सत्ता बार बार उनको मिलते हैं, उसका रास्ता वो बना रहे हैं। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ एक है, वो ये है कि नौजवान अपने रोजगार के लिए प्रश्न उठाए, और बाकी जनता जो है वो अपना बेहतर जीवन किस तरह से, किन मुद्दों से हो सकता है, किस तरह की चीज़ों से हो सकता है, महंगाई कम हो, विकास सम्यक विकास हो, विनाशकारी विकास नहीं हो, जिस तरह का हिमाचल प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड ने जिस तरह का उसका मुद्दा है। तो यहाँ तो बस मशीनें चलाए जा रहे हैं और वो ही उसी को विकास कह रहे हैं। लंबी चौड़ी रोडें बनाते हैं, पहली बारिश वो निकल जाती हैं। तो क्या ऐसी
इस लेवल पे इस तरीके से विकास की जरूरत है, या पूंजी के लिए, पूंजी का मुनाफा कमाने के लिए, पूंजी का मुनाफा बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह देने के लिए ये सारी नीतियां बन रही हैं। इस पे देश की जनता को सोचना पड़ेगा, खासतौर से हमारा जो नौजवान वर्ग है उसको सोचना पड़ेगा। और वो अब तो मुझे लगता है उनके लिए एक नया मौका भी है कि वो जो अमेरिका में, यूरोप में अपना भविष्य देखते थे कि वो IIT करेंगे, वो मेडिकल करेंगे, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, IIM से निकल के यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि शांति से अमेरिका में रहेंगे और बाद में इस देश को आसानी से भूल जाएंगे। अब उनके लिए वो रास्ता बंद हो गया। अगर ऐसी स्थिति और ऐसे मुद्दों पे अगर वो वोट करते रहे तो फिर उनका भविष्य बहुत अंधकारमय होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि वहीं से कोई आवाज़ उठेगी, और ये जो जनरेशन जी है, जो इसको अभी सोचना पड़ेगा, और वो इसका इलाज कर सकते हैं। वो इसका इलाज उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरह से नेपाल में किया गया है। मेरे ख्याल से अच्छा सा कंक्लूड कर दिया है सर ने, और बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की गुंजाइश नहीं है। जो मूल बात है, बेसिक बात यह है कि जो भारत का संविधान है वो संविधान ही है जो इस देश को बचाएगा और जो आगे ले जाएगा। तो हिंदुस्तान की जनता को कॉन्शियसली अपने संविधान को ठीक से पढ़ना समझना ज़रूरी है, और ये इंश्योर करे कि जो पार्टीज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हैं उनको सपोर्ट किया जाए, बजाय इसके कि उन लोगों को जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं। मैं एक सूचना और दे दूँ आपको कि आज वो वांगचुक ने अपना अनशन ख़त्म कर दिया है लद्दाख में, और वहाँ पर बहुत बवाल हो गया है। बहुत लड़कों ने वहाँ पे उपद्रव किया है काफ़ी। हालांकि हम उस हिंसा को नहीं मानते, मतलब उसको हिंसा से कोई समस्या हल नहीं हो सकती, लेकिन ये एक चेतावनी तो है ही कि उन्होंने पहले 20 दिन का अनशन किया था वांगचुक ने, लेह से यहाँ तक पैदल आए दिल्ली तक, और फिर भी उनसे किसी ने बात नहीं की, और वो उन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जो शाह साहब ने उनको आश्वासन दिया था। उसके बाद अभी 15 दिन से वो अनशन पर बैठे थे, आज उन्होंने समाप्त किया। आगे की प्रोग्राम क्या होगा पता नहीं। इसी इशू पे हम, इसी पॉइंट पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और एक और बात यह है कि भाई आपने अभी तक भी अगर हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपको उसका नोटिस मिलता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।